जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। जैसा कि हम करंट अफेयर सेशन पढ़ रहे हैं और ये करंट अफेयर सेशन हमारे किस किस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है वो भी जानना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे CGPSC, व्यापम, SSC, रेलवे, जिसमें करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं अधिकतर, उन सभी एग्जाम के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और हम करंट अफेयर को पढ़ने का नज़रिया भी जानते हैं कि हम डायनेमिक पोर्शन और साथ ही साथ स्टैटिक पोर्शन भी पढ़ते हैं, जिससे कि हमारा जीके और जीएस का जो पोर्शन है वो बेहतर तरीके से डेवलप होता रहे और हमारी कंसिस्टेंसी में वो हम क्या करते रहें, उसको पढ़ते रहें। आशा करता हूं मेरी बातें आप लोग को समझ में आ रही होगी। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि इस चैनल में अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो शेयर करना ना भूलें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे ज़रूर लगाया करिए, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि सभी उन अभ्यर्थियों तक ये वीडियो पहुंचे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं बिल्कुल फोकस होके। चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं और हर सत्र हम एक सकारात्मक मानसिकता के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो आइए शहीद आजम भगत सिंह क्या कहते हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। मैं खुद भी जीना चाहता हूं और मेरी भी इच्छाएं हैं, पर देश के लिए इन सब का त्याग करने के लिए हमेशा तैयार हूं। समझे होंगे तो आपके दिमाग में ये जरूर बैठ गया होगा। मतलब ये बात को अगर आप समझे होंगे तो आपके दिमाग में ये बैठ गया होगा। साथियों, बात ऐसी है कि आप लोगों का जिस प्रकार से उद्देश्य है एक सरकारी नौकरी प्राप्त करने का, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाने का, वो आपके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आपको देश की सेवा करने का जिसमें आपको मौका मिलेगा। और इस देश की सेवा करने के लिए जो एक भावना होनी चाहिए, जो हमारे अंदर एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए, वो शहीद आजम भगत सिंह की इन बातों से बिल्कुल साकार दिखाई देता है। तो आइए इसी भावना के साथ, इसी सकारात्मकता के साथ हम अपना सत्र प्रारंभ करें और लास्ट में जो मैं प्रश्न हमेशा पूछता हूं उसका आंसर आप लोगों को जरूर देना है। साथियों, देख सकते हैं आप कि प्रश्न मैंने लास्ट में पूछा था कि किसने मानसून की तैयारी के लिए सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल शुरू की है। मतलब किस मंत्रालय के द्वारा, ये प्रश्न को मैं कराते समय पूछा भी था आप लोगों से। तो क्या किसने कहा है, किसने जो है इसकी पहल की है? तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा इस पहल को किया गया है। हर बार की तरह कंसिस्टेंट रहकर रागिनी द्विवेदी जो है उन्होंने सही आंसर दिया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन रागिनी को मैं बेस्ट ऑफ लक बोलूंगा, इसी प्रकार से वो अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न आपके स्क्रीन में ये दिखाई दे रहा है कि 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संबोधित करता है? ठीक है, ये प्रश्न 27 तारीख का जरूर है, 1 जुलाई को जरूर बता रहा हूं, लेकिन इस प्रश्न को बनाने का नजरिया आप जरूर देखिएगा, क्योंकि साथियों इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए पहले तो हम संयुक्त सत्र की बात कर लें कि संविधान के किस अनुच्छेद में ये दिया गया है, किस अनुच्छेद में इसके बारे में चर्चा की गई है। तो अनुच्छेद 87 मतलब आर्टिकल 87 में इसकी चर्चा की है, राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के तौर पे। अगर आप संविधान पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 87 में मतलब 87 में आपको दिखाई देगा कि राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण की चर्चा की गई है। क्लियर है? तो अगर हम बात करें कि ये विशेष अभिभाषण कब कब राष्ट्रपति लेकर आता है या कब कब राष्ट्रपति को इसका अधिकार है, तो प्रत्येक वर्ष के प्रथम बैठक में, बजट सत्र में, देन उसके बाद नवनिर्वाचित लोकसभा, जैसे कि अभी नवनिर्वाचित लोकसभा है, उसकी प्रथम बैठक में संयुक्त सत्र जो है राष्ट्रपति बुलाता है और उसको संबोधित करता है। अब राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है इसको कौन तैयार करता है, ये प्रश्न पूछा गया है वनडे एग्जाम में। ठीक है, तो राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है वो मंत्रिमंडल के द्वारा क्या किया जाता है, बनाया जाता है। क्लियर साथियों? चलिए अगला प्रश्न देखने से पहले हम संसद के सत्र के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि संसद में कितने प्रकार के सत्र होते हैं। तो देख सकते हैं मुख्य रूप से 3 सत्र को हमें पता होना चाहिए कि कब कब होते हैं।
है ना, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो 3 सत्र होते हैं संसद में एक वर्ष में। बजट सत्र जनवरी के अंत में होता है और अप्रैल के अंत या मई के अंत में जो है मई के प्रारंभ में समाप्त हो जाता है। इसमें एक अवकाश दिया जाता है जिससे संसदीय समिति अपनी बजट की क्या कर सके, चर्चा कर सके। ठीक है, दूसरा होता है मानसून सत्र, है ना। मानसून सत्र कब होता है, तो जुलाई माह में शुरू होता है और अगस्त में खत्म हो जाता है। देन उसके बाद शीतकालीन सत्र की बात करें तो कब होता है, तो नवंबर दिसंबर में किया जाता है। क्लियर है साथियों, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। अब अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन में ये रहा कि भारत और किस देश की वायुसेना ने संयुक्त रूप से अभ्यास होपेक्स जो है वो आपका आयोजन किया है। तो मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि मिस्र के साथ ये ओपेक जो आपका होपेक्स 24 है, ये भारत की वायुसेना और मिस्र की वायुसेना एक दूसरे के साथ ये क्या कर रही है, तो युद्ध अभ्यास कर रही है, जिससे कि एक दूसरे देशों के साथ क्या होगा, बेहतर तरीके से सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। और ये कौन सा संस्करण है, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि 4th जो है एडिशन है ये। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 4th एडिशन है, भारतीय वायुसेना और मिस्र की वायुसेना के साथ हुआ है। और ये जो है आपका, इसमें हमारा लड़ाकू विमान राफेल दिखाई देगा। दोनों से के बीच में क्या होगा, सहयोग बढ़ेगा, राजनीतिक आर्थिक सारी चीज़ों से। क्लियर है, ये एक दूसरे की जो है आपका सहयोग को प्रदर्शित करता है। वैश्विक स्तर में जो हमारी भावना है वसुधैव कुटुंबकम, मतलब हम सभी देशों के साथ अच्छी तरह से रहते हैं, मतलब पूरा विश्व जो है हमारा घर है, उस भावना को प्रदर्शित करता है। भारत और किस देश के बीच अंतरिक्ष मैत्री मिशन चलाया जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न पूछने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ इसरो ने जो है MOU साइन किया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ अंतरिक्ष मैत्री मिशन। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि अंतरिक्ष मैत्री मिशन किसके साथ हो रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ। क्लियर है साथियों, तो देख सकते हो आप, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो का एक शाखा है, मतलब वाणिज्यिक शाखा है, जिसका नाम क्या है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। इसने जो है $18 मिलियन का MOU साइन किया है। अगर हम बात करें मैत्री का फुल फॉर्म क्या है, तो मिशन फॉर ऑस्ट्रेलिया इंडिया टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन, इसका क्या है, फुल फॉर्म है। इसका उद्देश्य क्या है, तो दोनों देशों के बीच में अंतरिक्ष क्षेत्र अनुसंधान को बढ़ावा देना और साथ ही साथ क्या करना कि अंतरिक्ष मलबे पे मतलब आपका शोध करना, ऐसे आप समझ सकते हैं इसे। क्लियर है, आगे बढ़े, चलो। अगला प्रश्न है, हाल ही में पाक महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है। ये प्रश्न पूछने का संभावना तो नहीं बनती है, लेकिन ये ज़्यादा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 19 जुलाई से क्या स्टार्ट हो रहा है, तो आपका 19 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है महिला T20 एशिया कप। अब बात करता हूं मैं कि मैंने जो वीडियो बनाया है, किसके लिए वीडियो बनाया है, मुख्य रूप से आपका T20 वर्ल्ड कप 2024 जिसमें हमारा भारत जो है जीत गया है, तो उसके लिए हमने बनाया है। तो उस वीडियो को ज़रूर जाके देखें, क्योंकि उसमें मैंने ऐसे मतलब कंटेंट रखे हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। क्लियर साथियों, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे बढ़ने से पहले आंसर तो बता दूं, तो आंसर मैं बता देता हूं कि मोहम्मद वसीम, यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, मोहम्मद वसीम को पाक महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है ना। तो ये टीम के क्या करेंगे, आपका सिलेक्शन में भी शामिल रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़े, ये तो मिशन मैत्री आ गया। प्रसिद्ध बनेरघट्टा जैविक राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर हम एक स्टैटिक पोर्शन भी याद करेंगे। स्टैटिक पोर्शन हमारे लिए इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हमारे एग्जाम ओरिएंटेड क्या क्या चीज़ें हैं उसको हमें याद करना अनिवार्य है। तो अगर हम बात करें कि प्रसिद्ध बनेरघट्टा जैविक उद्यान किस राज्य में बनाया गया है, तो कर्नाटक आप लोगों को याद रखना है साथियों, है ना। कर्नाटक जो होगा इसका आंसर होगा, कर्नाटक में है। ये एक नेशनल पार्क भी है, आप लोग को याद रखना है कि राष्ट्रीय उद्यान भी है। यहाँ पर चीता संरक्षण बनाया गया, मतलब आपका चीता सफारी बनाया गया है, जो मुख्य रूप से क्या है, क्षमा चाहूँगा, ये नए नए हैं तो नाराज हो जाते हैं। तो चीता सफारी यहाँ पर बनाया गया है बनेरघट्टा जैविक उद्यान में। बनेरघट्टा उद्यान की बात करें तो बेंगलोर कर्नाटक में है। 1974 में इसकी स्थापना हुई है। 2006 में भारत का सबसे बड़ा तितली संरक्षण बनाया गया था, यहाँ पर तितली पार्क बनाया गया था। कहाँ, तो आपका बनेरघट्टा जैविक उद्यान या बनेरघट्टा नेशनल पार्क में। क्लियर है, चलना भैया। ठीक, अब देखो स्टैटिक पोर्शन मैं अधिकतर लास्ट में रखता था, इस बार जो है हमने बीच में ही रख के सारी चीज़ें क्लियर की है। अब राष्ट्रीय उद्यान की बात हुई है, तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो मैंने बताया था आपको हेमिस नेशनल पार्क। वो क्या है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, हाई एल्टीट्यूड राष्ट्रीय उद्यान भी इसे कहा जाता है। देन उसके बाद अगर बात करें तो एशिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो हेमिस नेशनल पार्क। कहाँ है, तो लद्दाख में है। यहाँ दिखाई दे रहा है आपको लद्दाख में स्थित है हेमिस नेशनल पार्क, याद कर लो, पूछेगा प्रश्न। ठीक है, भारत में सबसे छोटा कहाँ है, तो सबसे बड़ा ऊपर में है, तो सबसे छोटा नीचे में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या है, तो आपका दक्षिण बटल नेशनल पार्क, मात्र 0.03 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का इसका जो है आपका क्षेत्रफल है। क्लियर,
आगे बढ़े, जम्मू कश्मीर की बात करें तो सिटी फॉरेस्ट मिलेगा यहाँ पर मिलेगा आपको दचीगाम, यहाँ पर मिलेगा आपको किश्तवाड़। तो आपको क्या याद रखना है कि जम्मू कश्मीर में दचीगाम, देन उसके बाद आपका किश्तवाड़ कहाँ है, तो आपका जम्मू कश्मीर में, उसके बाद सिटी फॉरेस्ट कहाँ है, तो आपका जम्मू कश्मीर में कैसे याद करोगे इसको, देखोगे आप तो फॉरेस्ट रीजन ज़्यादा है, सिटी कम है, तो सिटी फॉरेस्ट कहाँ है, तो सिटी फॉरेस्ट जम्मू कश्मीर में। दचीगाम मतलब बहुत मतलब वहाँ पर मात्र मतलब देखा जाए जम्मू कश्मीर छोटा सा राज्य है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहाँ पर 10 ग्राम है, तो ऐसे याद रख सकते हो दचीगाम। फिर उसके बाद क्या है आपका, तो किश्तवाड़, तो यहाँ पर जो है आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेशो ज़्यादा है, तो वहाँ पर मतलब देखा जाए तो किस्त कम पटाते हैं, तो किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, ऐसे आप याद रख सकते हो। इंस्टॉलमेंट जी, ईएमआई। चलो आगे बढ़ते हैं। लद्दाख में क्या है आपका, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर अगर देखें लद्दाख के हेमिस नेशनल पार्क में तो मुख्य रूप से स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं और आपका गोल्डन पिकॉक्स मतलब कि सोनमुर्ग बहुत मिलती है यहाँ। क्लियर। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है ना, हिमाचल प्रदेश ग्रेट हिमाचल राष्ट्रीय उद्यान। फिर उसके बाद क्या है आपका, सिंबलबारा, इंदरकेला, पीन वैली और खीर गंगा, ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ है आपका, तो हिमाचल प्रदेश में। क्लियर है साथियों। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में बायो प्लास्टिक पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। देखो, प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण के रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत अच्छी पहल है, और किस जिले में इसको स्टार्ट किया है, तो आपका लखनपुर खीरी जिले में स्टार्ट किया है। ठीक है, काफ़ी अच्छी पहल है योगी सरकार की ये। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है आपका लखीमपुर खीरी में जो है इसे स्टार्ट किया गया है, और क्या है, तो उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस हाईवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के सहयोग से। क्लियर। आगे बढ़े। अगला है पेन पिंटर पुरस्कार 2024 जो है आपका किसे सम्मानित किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि अरुंधति राय को जो है पेन पिंटर पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ये बुकर पुरस्कार विजेता भी है, जो कि हमारी भारत की बहुत अच्छी लेखिका है, समाज के प्रति बहुत सारी पुस्तकों को ये लिखती है। इनकी पुस्तक के बारे में बताइए अगर कोई सी पुस्तक आप पढ़े होंगे तो। ठीक है, तो बुकर पुरस्कार विजेता अरुंधति रॉय को 2024 में जो है पेन पिंटर साहित्यिक पुरस्कार दिया जा रहा है। नामित किया गया है बेसिकली गैर कानूनी गतिविधि के अधिनियम के तहत इस पुरस्कार को दिया जाता है। अक्टूबर में लंदन में आयोजित किया जा रहा है। सलमान रुश्दी और मार्गरेट एटवुड जो है इसके पहले पुरस्कार प्राप्तकर्ता रहे हैं। क्लियर है साथियों। आगे बढ़ते हैं। 2009 से इसकी स्थापना हुई है। हाल ही में किस देश ने 2030 में पशुधन उत्सर्जन के पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स लागू करने की योजना की घोषणा की है। ठीक है, तो अब देखो, पहली बात तो क्या होता है पशुधन कार्बन टैक्स, क्या होता है साथियों। डेनमार्क, पहले आंसर बता देता हूं। डेनमार्क जो है उसको वो जो है 2030 तक अपना जो है कार्बन उत्सर्जन के लिए लोगों को क्या करेगा, लोगों को नहीं बेसिकली किसानों से कार्बन टैक्स वसूलेगा। एक्चुअली डेनमार्क जो है वो पॉर्क मतलब कि आपका सुअर मांस, गौ मांस मतलब बीफ, और आपका बाकी पशुधन के लिए जाना जाता है। बहुत बृहत्तम रूप से यहाँ पर खेती की जाती है इनकी। तो यहाँ पर यहाँ की जो सरकार है उन्होंने कार्बन टैक्स लगाया है। कार्बन टैक्स उसे कहते हैं कि विशेष अगर कोई व्यक्ति है मतलब किसान है, उसके पशु के स्टॉक के अकॉर्डिंग उस पर क्या करेगा, टैक्स लगाएगा। आगे में हम देखेंगे इसको। क्लियर। आ जाइए। तो आप देख सकते हैं डेनमार्क है, गाय, सूअरों, भेड़ों के निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसों को लक्षित करेगा। मिस्र जो है पहला देश है, और दूसरा कौन हो गया, तो आपका डेनमार्क। ठीक है, अगर कार्बन टैक्स की बात करें तो कार्बन कर के अंतर्गत सरकार एक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है जिसे उत्सर्जकों को प्रत्येक टन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए दिया जाता है। मतलब कि जितना वो स्टॉक उसके पास होगा और जितना वो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करेंगे उस हिसाब से उनके ऊपर ये टैक्स लगेगा। क्लियर है। अगला प्रश्न है, इनमें से किन्हें 12वां विश्व हिंदी सम्मान मिला है। दरअसल ये 12वां विश्व हिंदी सम्मान इनको बाद में मिला है, बताऊंगा, इसकी चर्चा करूंगा। पहले जान लो किसे मिला है, तो उषा ठाकुर को। और ये 12वां आपका कब हुआ है विश्व हिंदी आपका सम्मान, तो आपका 2023 में हुआ है। ठीक है, ये 2023 का मिला है इनके। एक्चुअली ये जाने में मतलब सक्षम नहीं थी, तो उनको अभी दिया गया है, विदेश मंत्रालय के द्वारा दिया गया है, और हिंदी साहित्य के विकास के लिए दिया जाता है। उषा ठाकुर जी को मिला है। और आपका फिजी में ये आयोजित कराया गया था 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन। तो इसके लिए इनको कहाँ दिया गया है, नेपाल में जो है एक हिंदी साहित्य के प्रति एक समारोह हो रहा था, तो उसमें इनको प्रदान किया गया है। क्लियर। आगे बढ़े। चलो, विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करें तो हिंदुस्तानी भाषा को आधुनिक मानक हिंदी रजिस्टर का जश्न मनाता है। इसमें मतलब कि हिंदी जश्न मनाता है, इससे तात्पर्य यह है कि सारी चीज़ों को बढ़ावा देना, हिंदी भाषा के प्रति अपने समर्पण भाव को जो बेहतर तरीके से प्रदर्शित करता है उनको सम्मानित करना। क्लियर है।
अब आप लोगों के लिए प्रश्न है कि देश के नए विदेश सचिव के रूप में किनकी नियुक्ति की गई है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 जुलाई को ये पदभार संभालेंगे। इनके फोटो भी आपको दिखाई दे रही है। तो आप लोगों के लिए प्रश्न है कि देश के जो है आपका विदेश सचिव नए कौन बनेंगे। ठीक है, तो साथियों इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, लेकिन आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के बीच पहुँचाएँ, और लोग सफल होंगे तो हम सफल होंगे। मतलब ये कंटेंट उन छात्रों के पास पहुँचना बहुत ज़रूरी है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।